बच्चों, आप अपने क्लासरूम में टेबल, चेयर, लाइट, पंखा, दरवाजे, खिड़की, उससे बाहर पेड़ पौधे, सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। कभी आपने सोचा है इसको हम क्यों देख पाते हैं? अच्छा, ये बताइए, यदि इस रूम में पूरा अंधेरा हो जाए तो क्या इस रूम में रखा हुआ वही टेबल, चेयर आपको नजर आएंगे? नहीं ना। तो ये चीज़ें हमको दिखाई क्यों देती हैं? इनका संबंध होता है प्रकाश से, यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अच्छा, चलो ये बताओ कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जो प्रकाश देती है? आपके क्लासरूम में ट्यूबलाइट है जो प्रकाश दे रहा है। वैसे ही बाहर, खिड़की के बाहर पेड़ पौधों को देखने के लिए प्रकाश कौन दे रहा है? सूरज। वैसे ही बल्ब है, मोमबत्ती है। इन सारी चीज़ों को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये प्रकाश देती हैं। लेकिन ये टेबल, चेयर, ये खिड़की, दरवाजे, ये पेड़ पौधे, ये तो प्रकाश नहीं देते। पर इसको हम किस प्रकार देख पाते हैं? जब प्रकाश की किरणें इन चीज़ों से पड़ती है और टकराकर हमारी आँखों में आती है, तब ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और यही घटना जिसमें कि प्रकाश की किरण चलते हुए किसी सतह से टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है, इसे हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए एक परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। आपने कभी नई थाली देखी है? इस नई थाली में जब हम उसको देखते हैं तो हमारा चेहरा एकदम साफ नजर आता है, क्योंकि ये थाली बिल्कुल चमकदार, चमकीली, स्मूथ होती है। लेकिन कुछ दिन बाद इस थाली को हम धोते रहते हैं, ये थाली घिस जाती है। उसके बाद हम यदि इसमें अपना चेहरा देखें तो क्या हमको वैसे ही दिखाई देता है जैसे पहले दिखाई देता है? नहीं ना। हमको इसमें प्रतिबिंब थोड़ा सा धुंधला नजर आता है। हम अपने आप को ठीक से देख नहीं पाते। वो इसलिए क्योंकि जब ये थाली नई रहती है, इसकी सतह बिल्कुल स्मूथ, चमकदार होती है, जिसके कारण प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इनमें से जो लाइट टकरा कर वापस आती है, ये पूरी की पूरी लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, जिसके कारण हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये सतह पुरानी होते जाती है, ये रफ हो जाती है, खरदूरी हो जाती है, जिसके कारण जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो टकराकर पूरी तरह से हमारी आंखों पे नहीं पड़ पाती, बल्कि वो फैल जाती हैं। और इसके कारण ही प्रतिबिंब कैसा हो जाता है? धुंधला। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। पहला तो जिस पृष्ठ पे वो टकरा रही है, जिन चीज़ों से वो टकरा रही है, वो चीज़ें अपारदर्शी हों, मतलब लाइट को वो पार ना कर सके। और दूसरा, वो सतह चमकदार होनी चाहिए, तभी परावर्तन पूर्ण होता है और अच्छा होता है, जिससे कि प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर नजर आता है। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, उस पृष्ठ को, उस सतह को हम परावर्तक पृष्ठ के नाम से जानते हैं। बच्चों, आप स्कूल निकलते हो, रोज तैयार होते हो। कैसे तैयार होते हो? अपने आप को कैसे देखते हो? हम तैयार होने के लिए दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दर्पण भी कैसा होता है? ये एक अपारदर्शी माध्यम है जिसमें से प्रकाश पार नहीं हो पाता, और ये चमकदार सतह होती है, तभी तो हमारा प्रतिबिंब वहां पर स्पष्ट नजर आता है। इस चमकदार सतह यानी कि दर्पण को हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण है। इस पृष्ठ को हम M1 और M2 से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर A से लेकर एक किरण है जो इस दर्पण पर आपतित हो रही है, इस दर्पण से टकराने वाली है। इस किरण को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और जिस बिंदु पर ये किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर मिल रही है, यानी कि यहाँ पर इस O बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण चलते हुए परावर्तक पृष्ठ पे जिस बिंदु पे टकराती है, वो बिंदु कहलाता है अपतन बिंदु। अब ये जो अपतन बिंदु है, इस बिंदु पर, इस परावर्तक पृष्ठ में यदि हम एक लंब खींचते हैं, ON, इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब। अब परावर्तन के पश्चात, इस सतह से टकराने के पश्चात, ये किरण वापस चली जाती है उसी माध्यम से
यानी कि O से लेकर ये B की ओर आगे चल रही है, तो इस OB किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम दर्शाते हैं I से और इसे कहते हैं अपतन कोण। और सेम यहाँ पर आप देखेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी जो कोण बन रहा है इसको हमने दर्शाया है R से। इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। यहाँ पर एक किरण आई और इस चमकदार समतल सतह से टकराकर वापस चली गई, जहां पर आपको एक अपतन कोण दिखा और एक परावर्तन कोण दिखा। यहाँ पर जो परावर्तन की घटना है वो कुछ नियमों से बंधी हुई है। अपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव ही बराबर होंगे, ये परावर्तन का पहला नियम है। इसी तरह जो आपतित किरण है, ये अभिलंब है और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जिस तल में आपतित किरण आ रही है उसी तल में वो परावर्तन के पश्चात वापस जाएगी। और ये परावर्तन का नियम किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए लागू होता है, चाहे वो सरफेस समतल हो या वक्रीय। यानी कि दर्पण में भी वैरायटी होती है, जैसे कि समतल दर्पण, परवलयाकार दर्पण और गोलीय दर्पण। वास्तव में दर्पण क्या है? दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है। और इसको बनाया कैसे जाता है? इसके लिए हम एक कांच का टुकड़ा लेते हैं जिसके एक हिस्से को हम टिन और मर्क्यूरी के यौगिक की कलई कर देते हैं, जिससे कि एक हिस्सा इसका अपारदर्शी हो जाता है और जो दूसरा हिस्सा जिसमें हमने पॉलिश नहीं किया है वो चमकदार हो जाता है। और इसी के कारण यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि हम एक समतल टुकड़ा ले कांच का, तो उसके एक हिस्से को टिन और मर्क्यूरी यौगिक की पॉलिश करने पर जो दर्पण तैयार होगा वो दर्पण कहलाता है समतल दर्पण, जिसमें हम रोज अपना चेहरा देखते हैं। यदि यही कांच का टुकड़ा परवलयाकार हुआ और इसके एक हिस्से को हम पॉलिश कर दिए, तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसे हो जाएगा? परवलयाकार आकार का, और ये कहलाएगा परवलयाकार दर्पण। यदि हम एक गोल लें और गोल के दो टुकड़े करें और इसके एक हिस्से में हम टिन और मर्क्यूरी के यौगिक की कलाई करें, तो ये दर्पण बनेगा गोलीय। अब इसमें हम दो तरीके से इसको पॉलिश कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि मैं इसको इस प्रकार काटूं तो यहाँ पर दो हिस्से बन रहे हैं। अगर हम इसके उभरे वाले हिस्से को छोड़ दें और इसके अंदर वाले हिस्से पर पॉलिश कर दें, तो यहाँ पर जो उभरा वाला हिस्सा है ये चमकदार होगा। और इसी प्रकार दूसरा वाला हिस्सा लें जिसमें कि हम उभरे वाले हिस्से को पॉलिश कर दें, तो इसमें अंदर का जो हिस्सा है वो चमकदार होगा, वो परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के हो जाते हैं। एक में जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, चमकीला पृष्ठ उभरा हुआ हो, और दूसरा जिसका परावर्तक पृष्ठ चमकीला पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो। तो जो उभरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, याद करने में आसानी हो जाएगी। वैसे ही जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। आ से अंदर की ओर वाला हिस्सा और आ से अवतल। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। मीना बाजार या डिज्नीलैंड में मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के लिए एक अजूबा घर बनाया जाता है, जहां पर हम अंदर जाते ही देखते हैं कि हमारी प्रतिबिंब कहीं पर बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा, मोटा, पतला नजर आता है। तो इस प्रकार आड़ा, तिरछा, उल्टा, सीधा इमेज किस प्रकार बनाया जाता होगा? वहाँ पर चारों तरफ आईने ही आईने लगे होते हैं, और वो साधारण जो हम रोज देखते हैं वो आईना नहीं होता, बल्कि इसी प्रकार का परवलयाकार या अवतल या उत्तल दर्पण वहाँ पर लगा दिया जाता है, जिससे कि प्रतिबिंब अजीब अजीब प्रकार का बनने लगता है। तो
ये गोलीय दर्पण में इस प्रकार उल्टे सीधे या छोटे या बड़े प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको समझने के लिए हम गोलीय दर्पण से जुड़ी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहला है द्वारक। गोलीय दर्पण के दोनों हिस्सों को, मतलब दोनों छोरों को जो जोड़ने वाली रेखा होती है, जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं द्वारक, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। दूसरा है ध्रुव यानी कि पोल। इस परावर्तक पृष्ठ में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो इसके सेंटर में जो बिंदु होगा, जिसको हम यहाँ पर P से दर्शा रहे हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं पोल। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वास्तव में किसी न किसी गोल का हिस्सा होते हैं। यदि इनको हम पूरा करें तो ये गोल का निर्माण करेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। और यदि ये गोल है तो इस गोल का कहीं ना कहीं तो एक केंद्र होगा ही। इस गोल के केंद्र को ही इस दर्पण के वक्रता केंद्र के नाम से हम जानते हैं। जहाँ इस चित्र में हम इस वक्रता केंद्र को C से दर्शाएंगे, ये अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल दर्पण के लिए। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। जो केंद्र से लेकर किसी भी गोले की परिधि की दूरी होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, यानी कि त्रिज्या। यहाँ पर भी ये जो वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र से इस पोल तक की दूरी को, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पे भी ये दूरी जो होगी वो तो इक्वल ही होगी क्योंकि ये सेंटर है। तो यहाँ पर हम सारी दूरियों को कहाँ से नापते हैं? पोल से। तो इस सेंटर से पोल तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो पोल से लेकर सेंटर तक गुजरने वाली रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब नेक्स्ट है मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस। हम यहाँ पर दो तरीके का गोलीय दर्पण देखें, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। एक का पृष्ठ उभरा हुआ और एक का पृष्ठ अंदर धंसा हुआ। अंदर धंसे वाले पृष्ठ यानी कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये पृष्ठ अंदर धंसा होने के कारण सारी किरणों को एक जगह पे कन्वर्ज कर लेता है, सबको मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये फैल जाती हैं। फैल जाती हैं मतलब ये दूर दूर चली जाती हैं, ये कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन यदि हम इनको मिलाने की कोशिश करें तो किसी न किसी बिंदु पर ये मिलेंगी। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ पर परावर्तन के पश्चात सारी किरणें मिलती हैं या तो आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम कहते हैं फोकस। यदि ये उत्तल दर्पण होगा तो सारी किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी और ये कहलाएगा मुख्य फोकस। और यदि ये अवतल दर्पण हुआ तो सारी किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिलेंगी और ये बिंदु कहलाएगा मुख्य फोकस, जिसे हम दर्शाते हैं F से। अब नेक्स्ट है फोकस दूरी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारी दूरियों को हम पोल से नापते हैं यानी कि ध्रुव से नापते हैं। तो ये पोल से लेकर फोकस तक की दूरी ये कहलाती है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। अब नेक्स्ट है फोकस समतल यानी कि फोकल प्लेन। इस फोकस बिंदु पर यदि हम मुख्य अक्ष के लंबवत एक समतल की परिकल्पना करते हैं, मतलब एक काल्पनिक समतल देखते हैं, तो ये समतल कहलाएगा फोकस समतल। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो परावर्तन के पश्चात इस फोकस पर मिलती हैं या फिर यहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन जो किरणें समांतर हैं पर मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, मतलब इस प्रकार समांतर आ रही है पर ये मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, तो ये कहाँ पर मिलती हैं? इस मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु के लंबवत किसी भी बिंदु पर मिल सकती है, यानी कि इस तल पर मिल सकती है और ये पूरा तल कहलाता है फोकस समतल। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण परावर्तन के पश्चात
किरणों के मिलने से होता है या फिर जहाँ पर किरणें मिलते हुए प्रतीत होती हैं वहाँ पर होता है। अब एक वस्तु से तो असंख्य किरणें निकलती हैं, लेकिन प्रतिबिंब निर्माण के लिए हमको केवल 2 ही किरणों की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ पर 2 किरणें परावर्तन के पश्चात मिल जाएं, वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसके लिए हम कुछ नियम को देखते हैं। इस अवतल दर्पण पर मान लीजिए कोई भी किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, तो यहाँ पर इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के नियमों का पालन करके होगा और परावर्तन के पश्चात ये जो समांतर किरण है वो फोकस से गुजरेगी। अगर हम उत्तल दर्पण को देखें तो ये समांतर किरण जो मुख्य अक्ष के आ रही है, यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन के नियम को लागू करके हुआ, लेकिन ये किरण रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एक जगह पे मिलती हुई नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन इस किरण को यदि हम पीछे की ओर करें तो ये इस बिंदु पर मिलते हुए नज़र आएगी, यानी कि फोकस पर। तो जो किरण समांतर होगी मुख्य अक्ष के, वो परावर्तन के पश्चात कहाँ गुजरेगी? फोकस से, या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसी किरण ले हम जो कि फोकस से ही गुजर रही हो, उस कंडीशन में परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये अवतल दर्पण में। लेकिन अगर उत्तल दर्पण हुआ तो ये किरण जो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों, पहली और दूसरी स्थिति एक दूसरे के विपरीत है। जो समांतर होगी वो फोकस से गुजरेगी और जो फोकस से गुजर रही होगी वो समांतर हो जाएगी। अब ये तीसरी स्थिति हम देखें कि जो किरण सेंटर से गुजर रही हो, यानी कि वक्रता केंद्र से, परावर्तन के पश्चात ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ये हमने अवतल दर्पण के लिए देखा। यदि उत्तल दर्पण होता, ये केंद्र की ओर आती हुई दिख रही थी आपको, और ये वापस उसी दिशा में चली जाएगी, लौट जाएगी। इस प्रकार जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो इन तीनों में से कोई भी किरण ले सकते हैं, और जहाँ पर ये 2 किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी या जहाँ पर मिलेंगी, वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हमने उत्तल और अवतल दर्पण दोनों ही केस में देखा कि एक जगह तो वास्तविक रूप से ही, यानी कि एक्चुअल में हमको दिख रहा था किरणें मिल रही हैं, और एक जगह हम किरणों को मिलते हुए या फिर वहाँ से आते हुए देख रहे थे। तो इस प्रकार प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। जहाँ पर किरणें एक्चुअली मिलती है और प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर हम किरणों को आते हुए देखते हैं या फिर जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव ही उल्टा होता है, जो कि स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त होता है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है और ये पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो दर्पण हम रोज देखते हैं, उस दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हम तो अपने आप को सीधा ही देख पाते हैं, और यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो तो वो कौन सा प्रतिबिंब होगा? बिल्कुल सही, आभासी।